नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपनी चर्चा अपन ने शुरू कर रखी है। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और सर्वा क्लासेज के नाम से अपना खुद का एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि वहाँ पे संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण सिलेबस और विभिन्न कोर्सेज जो है आपके लिए उपलब्ध है। हम देख रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका पार्ट फर्स्ट अपन ने देख लिया मेरे साथियों। तो पार्ट सेकंड अपन देखने वाले, पार्ट टू इसका जो है वो अपन देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति और उसका विकास। जो मुख्य रूप से आरपीएससी और आरएसएसबी की जो एग्जाम है उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से भूगोल से संदर्भित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारा का सारा सिलेबस हम तैयार कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं, तो अवश्य इसका लाभ लें, अन्य साथियों को भी जोड़ें। क्लास को शुभारंभ करते हैं इन शब्दों के साथ में कि किसी ने कहा कि आप इतने सक्सेस कैसे हो जाते हैं, तो उसका जवाब मिलता है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना लेती हो अपना आशियाना, पूछा एक चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो अपना आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता। तो साथियों, जिंदगी में यदि सक्सेस होना है तो छोटी छोटी चीजें संजो करके, वो कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हमें आगे बढ़ना होगा, तब जाकर के हम अपने मिशन में कामयाब हो पाएंगे। हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो अद्वैतवादी धारणाएं हैं और द्वैतवादी धारणाएं हैं, दोनों की आरंभिक जो बातें अपने विस्तार से की है, जिसमें अपन ने लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की चर्चा की है, कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना की चर्चा विस्तार से की है। फिर द्वैत तारक की बात आई, तब अपन ने रसेल की जो परिकल्पना है उसकी चर्चा की, चैम्बरलिन और मोल्टन की जो परिकल्पना है उसकी चर्चा की, इसके अलावा लिटिलेटन की जो परिकल्पना है उसकी भी चर्चा विस्तार से की है। और इन सब को देखने के बाद में हम इस बिंदु पर पहुंचे कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य और अन्य तारा पहले से मौजूद थे और इन्हीं से वर्तमान में जो ग्रह उपग्रह हमारे समक्ष है उनका निर्माण हुआ है। अब एक आधुनिक और मॉडर्न जो सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, जिसका नाम है द बिग बैंग थ्योरी और एडविन हब्बल का है। एनसीईआरटी 2000 अपने 24-25 का जो सिलेबस से लागू हुआ एनसीईआरटी का, उसके अंदर मुख्य रूप से 11वीं क्लास के अंदर एडविन हब्बल का विस्तार से दे रखा है, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो वर्तमान सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत जो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका नाम है आधुनिक सिद्धांत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जिसके संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत है। और बिग का अर्थ आपको पता ही है, बड़ा, और बैंग का अर्थ है विस्फोट। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है इस सिद्धांत के अनुसार, और वो विस्फोट कब कैसे हुआ उसकी चर्चा अपन करते हैं। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण और मान्य सिद्धांत है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी, और इसका दूसरा नाम है विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना या विस्तारित होता ब्रह्मांड, है ना। क्योंकि इस थ्योरी के अनुसार हमारा जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार आज भी जारी है, ऐसा माना जाता है। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसको कहा जाता है। यह सिद्धांत 1920 में अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल ने दिया था। तो यह सिद्धांत है किसका? एडविन हब्बल का, जो 1920 में अमेरिकी एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसको दिया। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वो एक बड़े विस्फोट का परिणाम मानी जाती है। तो इसमें क्या कहा है हब्बल ने कि हमारी जो पृथ्वी है वो एकाकी परमाणु से बनी हुई थी और उसमें कालांतर में एक बड़ा विस्फोट होता है, और विस्फोट जो है उस वजह से हमारा जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति होती है। कैसे? बारी बारी से देखते हैं। हब्बल कहता है, क्या कहता है हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आज भी इसका विस्तार हो रहा है। उन्होंने एक प्रयोग भी किया, गुब्बारा लिया था, बताएंगे अभी, और इसके प्रमाण भी दिए। वह बताया कि समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है। जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही है समय के साथ साथ में, और इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया, और वो प्रयोग था गुब्बारे का। किस प्रकार से गुब्बारे का प्रयोग उन्होंने किया है, जिसके लिए हब्बल ने एक गुब्बारा लिया और उस पर कुछ
निशान लगाए और वो निशान जो है उसको आकाशगंगा का नाम दे दिया। तो निशान क्या है? आकाशगंगा है। उसमें हवा भरी और हवा भर करके देखा कि गुब्बारे के ऊपर लगे निशान है वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड जो है उसका विस्तार हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से, इस प्रकार से गुब्बारा फूल रहा है और प्रत्येक चिन्ह एक दूसरे से दूर भाग रहा है। इसका मतलब ठीक उसी प्रकार से हमारा ब्रह्मांड है उसका विस्तार भी हो रहा है, इस हबल ने माना। किस प्रकार से हबल ने प्रयोग किया है तो इसको अपन देखेंगे। किस प्रकार से गुब्बारा लेकर के हबल ने अपना प्रयोग है उसको सिद्ध करने का प्रयास भी किया था, ठीक है ना। तो हबल ने एक प्रयोग किया, उसमें एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे को लाइन सीधी नहीं आ रही ना, तो कहीं ना कहीं अपन यहां से उठाते हैं, अच्छी रहेगी। ये गुब्बारा ले लिया, ठीक है। अब क्या किया है, इसके ऊपर उसने विभिन्न रेखाएं डालने का प्रयास किया। और इस हाइपोथेसिस को समझाने का प्रयास भी किया, ठीक है। और टेढ़ा है क्या? चलो जी, टेढ़ा लग रहा है। कुछ यार मेरे यार, चलो जी। ये लो जी, ये इस प्रकार का गुब्बारा ले लिया। अब इस गुब्बारे में उसने क्या किया है, हबल ने क्या किया, इसके अंदर इसके ऊपर कुछ चिन्ह बनाए। जैसे कि इसमें पहले तो मैं कलर भर देता हूं। ये एक कलर भर दिया अपन ने, इसका एक भाग ये है, ठीक है। अब इसके ऊपर उन्होंने कुछ चिन्ह बनाए। कलर सेम भरे क्या? चलो जी सेम भर देते हैं यार। अब चिन्ह कैसे बनाए देखो, इस प्रकार के उन्होंने इसके ऊपर क्या बना दिए, चिन्ह बना दिए। और ये जो चिन्ह है इनको क्या नाम दे दिया, आकाशगंगा। अब यहां ये जो गुब्बारा लिया है, ये जो आपको चिन्ह नजर आ रहा है, इसका नाम क्या दिया हबल ने, आकाशगंगा। ठीक है। अब पहले ये गुब्बारा था, उस गुब्बारे के अंदर हवा, एयर दी गई, एयर देने से इसका विस्तार हुआ, इतना बड़ा हुआ, फिर और एयर दी गई तो इतना बड़ा हो गया। अब हम देख रहे हैं कि जो आकाशगंगा है, पहले आकाशगंगा जो जो थी वो छोटी थी, यानी ये चिन्ह इतने से थे। फिर अपने देखा कि इनका आकार जो है और बड़ा हो गया, है ना। इनका आकार जो है और बड़ा होते होते बहुत बड़ा हो गया। तो ये इनका आकार बढ़ गया। तो कहने का तात्पर्य यहां हबल ने यह समझाने का प्रयास किया है, जो आकाश गंगाएं है ना, इन आकाश गंगाओं का आकार, इन दोनों के बीच की दूरी, अब देखो पहले इनके बीच की दूरी कितनी थी, यहां से यहां तक। भाई पहले इनके बीच की दूरी कितनी थी, छोटी सी दूरी। अब इनके बीच दूरी कितनी हो गई, बढ़ गई है। तो हबल कहता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, वैसे वैसे आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है बढ़ रही है ना। तो आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ये इसका प्रमाण है।
बीच की दूरी बड़ी है किसकी बजाय, इसकी पहली स्टेज यह है और ये 2 नंबर स्टेज है, तो 1 नंबर की बजाय 2 नंबर में आकाशगंगा के बीच की दूरी है वो बड़ी है। अब यहां एक छोटी सी बात आती है कि यहां आकाशगंगाएं जो है वो विस्तृत हो रही है, ब्रह्मांड फैल रहा है, आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, लेकिन यह माना गया है कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ी है, लेकिन गुब्बारे के साथ तो आकाशगंगा भी बढ़ गई। और आधुनिक समय में यह सिद्धांत यह कहता है कि आकाशगंगाएं बढ़ी है, मान लेते हैं, लेकिन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ी है, लेकिन आकाशगंगाएं हैं उनका विस्तार नहीं हुआ है। इसके कुछ लिमिटेशन कह सकते हैं, बताएंगे आगे। हबल की सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन है वो किस प्रकार के, जिस प्रकार से एक गुब्बारा लेकर के हबल ने प्रयोग करके समझाने का प्रयास किया था। अब हबल क्या मानता है, हबल मानता है कि आरंभ में सभी पदार्थ जिनसे हमारा ब्रह्मांड बना है वो अति छोटे गोलक के रूप में यानी एकाकी परमाणु थे, या जो गुब्बारा लिया था वो एकाकी परमाणु, एकाकी परमाणु, जिस गुब्बारे को क्या माना, एक एकाकी परमाणु माना। और ये जो एकाकी परमाणु था इसका घनत्व वह तापमान दोनों में भिन्नता थी, घनत्व सूक्ष्म था, तापमान अधिक था, ठीक है, लेकिन इसका आयतन जो था आयतन कम था, इसका आयतन कम था एकाकी परमाणु का, यह छोटा था, तो इसका क्या कहेंगे, इसका आयतन अधिक सूक्ष्म है, तापमान और घनत्व अनंत था, यानी घनत्व बहुत ज्यादा था, या मैंने सूक्ष्म लिख दिया क्या, तो इसका घनत्व भी ज्यादा था और इसका तापमान जो है वो भी ज्यादा था, क्योंकि जब परमाणु पास में है तो इसका घनत्व है अधिक। तो घनत्व भी ज्यादा था, तापमान भी ज्यादा था, लेकिन इसका आयतन बहुत सूक्ष्म था, आयतन बहुत कम था, किसका, एकाकी परमाणु का, जिससे हमारा ब्रह्मांड है वो बना है। आगे क्या कहता है देखिए हबल, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट होता है, यानी जो गोलक था, जो एकाकी परमाणु था, एकाकी जो परमाणु था, इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, बिग बैंग बड़ा विस्फोट होता है, बैंग का मतलब यहां विस्फोट से है, तो इसमें अचानक क्या होता है, विस्फोट होता है, और विस्फोट के साथ ये जो है ये विस्तार, इसका विस्तार हो जाता है, ये फैल जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है ना, विस्फोट के साथ ही इसका आकार है अचानक बढ़ता है, और इस प्रकार विस्फोट की प्रक्रिया से वृहत विस्तार होता है। वैज्ञानिकों ने विश्वास किया कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। तो विस्फोट कब हुआ, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना हुई थी, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे विस्फोट हुआ तो इसका एकाकी परमाणु है उसका विस्तार हो गया। कैसे, बिग बैंग होने के बाद जो ब्रह्मांड है उसका विस्तार हुआ, और वो विस्तार आज भी जारी है। गुब्बारे का प्रयोग किया और हमने उसमें जैसे जैसे हवा भरी तो उसका आकार बढ़ता चला गया। इसका मतलब आकाश गंगाएं जो है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, यह तय करता है कि वास्तव में ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश में, यानी अचानक इसका विस्तार होता है, विस्फोट जैसे ही होता है ना, बिग बैंग जैसे ही होता है, बड़ा विस्फोट होता है, उसके 1 सेकंड के अल्पांश में, 1 सेकंड के ही अल्प अंश में इसके अंदर वृहत विस्तार हुआ। तो ये बात थोड़ी सी कह सकते हैं कि एक इतने में तो करोड़ों किलोमीटर, है ना, करोड़ों किलोमीटर के अंदर इसका विस्तार हो गया है कि परमाणु का, कैसे संभव है। लेकिन बिग बैंग मान के तहत हबल मानता है कि भाई 1 सेकंड के अल्पांश में इसका बहुत तेजी से विस्तार हो गया। आरंभिक 3 मिनट, 1 सेकंड के अल्पांश में अचानक इसका विस्तार होता है। आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत इसमें पहले परमाणु का निर्माण हो गया। विस्तार के साथ एक पहला परमाणु बन गया है आरंभिक 3 मिनट के अंदर, ठीक है। आगे क्या लिखता है, बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान, बिग बैंग घटना 13.7 अरब वर्ष पहले, तो उससे 3 लाख वर्षों के दौरान, है ना,
तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया। केल्विन तापमान की इकाई, तो 4500 डिग्री केल्विन तापमान गिर गया, परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, है ना। धीरे धीरे क्या होता है कि इसका विस्तार होने के बाद में 3 लाख वर्षों के दौरान इसका तापमान है वो डाउन हुआ, क्योंकि विस्फोट जब हुआ तो बहुत अधिक मात्रा में इसका तापमान बढ़ा। तापमान अधिक बढ़ने के कारण ही इसमें विस्फोट हुआ होगा। रसेल ने भी ये बात मानी थी, ठीक है ना। तो बड़े विस्फोट है जो है उसके बाद इसका तापमान काफी तेजी से बढ़ा, लेकिन 3 लाख वर्षों के दौरान यह तापमान धीरे धीरे डाउन हो गया, 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया, और तापमान गिरने से ब्रह्मांड धीरे धीरे कैसा हो गया, पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार होना, यानी आकाश गंगाएं जो दिखाई दे रही है उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। और एक आकाश गंगा जो है उसकी यदि परिधि, उसका व्यास देखते हैं अपन तो लाखों किलोमीटर, है ना, यानी 80,000 से 1.5 लाख 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक सूर्य का जो प्रकाश होता है प्रति सेकंड 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है उसके बराबर। होयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। अब होयल ने इस सिद्धांत को, जो बिग बैंग थ्योरी है या पृथ्वी की जो का उद्भव है, उस सिद्धांत को होयल ने किस नाम से प्रस्तुत किया है? होयल ने प्रस्तुत किया है स्थिर अवस्था संकल्पना। स्थिर अवस्था संकल्पना का जब नाम पूछ लिया जाए तो किसकी है? होयल की है। उसके बाद में इसमें अलग अलग बिग बैंग के माध्यम से हबल ने यह समझाने का प्रयास भी किया भी अन्य तत्व जैसे ब्रह्मांड के अंदर वायुमंडल कैसा था, कौन सी कैसे पहले थी, बाद में कौन सी आई, है ना, तारे कैसे बने, चंद्रमा कैसे बना, बारी बारी से सभी बातें समझाने का प्रयास किया। देखो सबसे पहले तारों का निर्माण। अब तारे कैसे बने इस ब्रह्मांड के अंदर? प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा पदार्थ असमान वितरित थे, क्योंकि पहले तो जैसे इसमें विस्फोट होता है और विस्फोट के बाद में चारों ओर ऊर्जा बिखर गई और पदार्थ बिखर गया, तो ऊर्जा और पदार्थ दोनों असमान वितरित थे, दोनों असमान थे, है ना, दोनों असमान वितरित थे प्रारंभ में विस्फोट के बाद। इसी भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आई। जब अलग अलग पदार्थ चारों ओर बिखरे हुए थे, असमान अवस्था में वितरित थे, तो इसके कारण क्या हुआ? गुरुत्वाकर्षण भी भिन्न भिन्न था, क्योंकि जो पदार्थ अधिक आकर्षण वाला था वो किसी साइड में अलग हो सकता है। और आज भी अपन देखते हैं पृथ्वी के सभी भाग में गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से काम नहीं करता। कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर ग्रेविटी फोर्स ज्यादा है और कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर ग्रेविटी फोर्स है वो काफी कम पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भिन्नता आज भी है। और हबल मानता है कि उस समय जब विस्तार होता है तो चारों ओर जब जैसे विस्तार के बाद में जो पदार्थ बिखरे वो पदार्थ जो है असमान रूप से फैले हुए थे, जिसमें ग्रेविटी फोर्स जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके अंदर क्या आई? भिन्नता आई। परिणाम स्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में भिन्नता आई तो पदार्थों का एकत्रण प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि कम गुरुत्व वाला, जैसे ये पिंड था, इसका गुरुत्व कम था, इसका गुरुत्व अधिक था, तो क्या हुआ? इस पिंड को अधिक गुरुत्व वाले भाग ने अपनी ओर खींच लिया और दोनों यहां समाहित हो गए और पदार्थ का एकत्रण होकर के एक बड़ा पिंड बन गया। इस प्रकार से गुरुत्व भिन्नता ने एक पिंड का आकार बड़ा करने में सहयोग किया, ठीक है ना। यही एकत्रण आकाश गंगाओं का आधार बना और एक अकेली आकाश गंगा हजारों प्रकाश वर्ष यानी 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकती है, ठीक है ना। तो एक आकाश गंगा है उसकी दूरी जो मानी जाती है वो हजारों प्रकाश वर्ष के बराबर मानी जाती है। अब एक प्रकाश वर्ष जो होता है उसमें अपन देखते हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में उसकी दूरी होती है। देखिए प्रकाश वर्ष क्या, अभी बता देता हूं मैं। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर्स क्या होता है? ये समय का न होकर के दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणांक 1012 किलोमीटर के बराबर होता है ना। एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 1012, दोनों को यदि मल्टीपल कर दे अपन तो जितना किलोमीटर दूरी बनती है उसके बराबर होता है एक लाइट वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। सूर्य का प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में सूर्य का प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। और
एक वर्ष में जितनी दूरी सूर्य का प्रकाश करता है उसको एक प्रकाश वर्ष के रूप में देखा जाता है। तो ये दूरी लगभग 9.4 से मल्टीप्लाई 1012 होती है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हुई थी? हाइड्रोजन गैस से। अब मान लिया उससे पहले, हब्बल से पहले के विद्वान ने भी माना था कि हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है ना। और तारों आकाशगंगा के निर्माण की अवस्था हाइड्रोजन गैस पूर्व की मानी गई है। तो हाइड्रोजन गैस से बने बादल के संचयन से जो निहारिका थी, उस निहारिका से क्या बना है? आकाशगंगा बनी है ना। और इस हाइड्रोजन गैस का जो बादल था उसको क्या नाम दिया गया? निहारिका या नेबुला नाम दिया गया। निहारिका या नेबुला कहा। इस निहारिका में गैस के झुंड बने जो तारों का निर्माण की पहली अवस्था थी, ऐसा 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। जो निहारिका थी जिसके अंदर हीलियम विशेषकर हाइड्रोजन गैस थी, उस हाइड्रोजन गैस जो वाला जो क्षेत्र है उसमें जगह जगह तारों के, मान लिया ये निहारिका है, उसमें यहाँ पे कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस विद्यमान है? हाइड्रोजन। और इसमें जगह जगह हाइड्रोजन गैस के झुंड पैदा हो गए, और ये जो गैस के झुंड बने हैं ये कालांतर में क्या बन गए? तारे बने। और ऐसा कब हुआ? 5 से 6 अरब वर्ष पहले ऐसा हुआ होगा। ऐसा मैं नहीं, हबल कहता है। एडविन हबल मानता है कि ऐसा 4 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। और ये जो है इसका नाम नेबुला या निहारिका। तो लाप्लास की निहारिका परिकल्पना है, वहां से कहीं न कहीं वो एक गैसीय बादल जो उसने बनाया था, कांट महोदय की वायव्य राशि सिमिलर सी है, उसका नाम लेप्लेस ने निहारिका दे दिया। तो एडविन हबल ने भी यहां आकर के इसको निहारिका है। और तारों का निर्माण इस हाइड्रोजन गैस के जो झुंड है उनके एकत्रण से तारों का निर्माण इसने स्वीकार कर लिया। उसके बाद में ग्रहों का निर्माण, ग्रह कैसे बने? 9 ग्रह जो अपने हैं वो कैसे बने? प्रारंभिक तौर पे 9 ग्रह, ठीक है। ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। पहली अवस्था है तारे निहारिका में गैसीय झुंड है जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल से क्रोड का निर्माण होता है। तारे जो निहारिका में थे उनमें गुरुत्वबल था और उस गुरुत्वबल के कारण उनके अंदर क्रोड का निर्माण होता है। इस क्रोड के चारों ओर गैस धूलकणों की घूमती हुई तस्तरी का विकास हुआ। अब क्या हुआ? जैसे ये तारा था, इसमें क्रोड का निर्माण हुआ, यानी यह इसमें जो पदार्थ, जो गैसेज है, जो पदार्थ है वो धीरे धीरे संचयित होकर के संघनित हो गए, है ना। संचयन हो गया इनका, तो ये केंद्र काफी गहरा केंद्र बन गया है, ठीक है। इसके चारों ओर मुख्य रूप से क्या बन गई? इसके चारों ओर एक तस्तरी नुमा आकार बन गया। किसका? गैस और धूल धुआं जो था उसका निर्माण हो गया। तो इसके केंद्र में क्या बन गया? क्रोड। और चारों ओर क्या बन गई? गैस तस्तरी। तो गैसीय तस्तरी का निर्माण इसके चारों ओर हो गया। मैं नहीं, हबल कह रहा है कि तारे निहारिका गैसीय झुंड है जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड के चारों ओर गैस और धूल कणों की घूमती हुई क्या बन गई? एक तस्तरी बन गई। दूसरी अवस्था, सेकेंड अवस्था में हबल कहता है कि बादल का संघनन प्रारंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हो गया। अब जो चारों ओर गैस और धूल कणों का झुंड था, चारों ओर घूम रहा था, एक बादल घूम रहा था, केंद्र में क्रोड था। तो केंद्र को ढकने के लिए चारों ओर का जो गैसों का झुंड है ना, वो छोटे गोलों के रूप में संचित हो गया। यानी जगह जगह उसमें क्या बन गए? छोटे छोटे गोले बन गए। जैसे ये भाग था, अब इसमें ये सारे केंद्रित होकर के एक गोला बन गया। यहाँ ये गैस धूल इकट्ठा होकर के यहाँ गोला बन गया, ये इकट्ठा होकर के यहाँ गोला बन गया, ये सब इकट्ठा होकर के यहाँ गोले बन। इस प्रकार से अलग अलग गोले जो है वो तैयार हो गए। छोटे गोलक सहसंजन की क्रिया द्वारा आपस में ग्राणुओं में विकसित हो गए। सहसंजन का अर्थ होता है आपस में जुड़ना। अब छोटे गोलक जो थे वो आपसी आकर्षण से एक दूसरे के संपर्क में आकर के और आपस में जुड़ गए, ठीक है ना। और क्या बना? ग्रहाणु बन गया। संगठन की क्रिया के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल से आपस में ये जुड़े। अंतिम अवस्था में छोटे ग्रहाणु संवर्धन में इन छोटे ग्रहाणु 2 या 2 से अधिक या बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे ग्रहाणु जुड़ करके एक बड़ा जो पिंड बना उसका नाम क्या दे दिया? ग्रह दे दिया। इस प्रकार ग्रहों का निर्माण एडविन हबल के अनुसार हुआ।
यह परिघटना आज से 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले हुई, ऐसा माना जाता है। तो ग्रहों का निर्माण आज से 4.6 अरब वर्ष पहले की घटना मानी जाती है। बिग बैंग 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना मानी जाती है। तो इस प्रकार से सहसंयोजन क्रिया के द्वारा जो क्रोड बनी, उसमें क्रोड के चारों ओर धूल और गैस की तस्तरी बनी। तस्तरी में धूल और गैस के कण है आपस में धीरे धीरे संघनित हो गए और छोटे छोटे पिंड बन गए। वो छोटे छोटे पिंड आपस में आकर्षण से एक ग्रहाणु में विकसित हो गए। कई ग्रहाणु मिलकर के एक बड़े पिंड का निर्माण हो गया और बड़े पिंड जो है वो कालांतर में ग्रह कहलाए। ऐसा हब्बल मानता है किस तरह से ग्रहों का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद में आता है सौरमंडल। सौरमंडल में एक सूर्य, 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, और भी ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारी उल्काएं हैं, बहुत से पिंड देखने को मिलते हैं। ये जो सौरमंडल है वो निहारिका इस सौरमंडल की जनक है। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। हमारे सौरमंडल में वर्तमान में 8 ग्रह कितने हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आदि। अब इसमें माना है कि यहां सूर्य है और सबसे पहले जो सबसे नजदीक ग्रह है सूर्य के उसका नाम है बुध। उसके बाद में जो ग्रह आता है सूर्य के पास में उसका नाम है शुक्र। उसके बाद में जो ग्रह आता है शुक्र के बाद में पृथ्वी। उसके बाद में जो ग्रह आता है उसका नाम है मंगल। उसके बाद में जो ग्रह आता है उसका नाम बृहस्पति। उसके बाद में जो ग्रह आता है उसका नाम शनि। उसके बाद ग्रह आता है उसका नाम अरुण और उसके बाद में जो ग्रह बनता है उसका नाम वरुण। ये 8 ग्रह हो गए। ये क्रमबद्ध है। ये सूर्य है, उसके चारों ओर सभी एक निश्चित परिपथ में चक्कर लगा रहे हैं और सूर्य से दूरी के आधार पर इन ग्रहों को यदि अपन देखेंगे तो निश्चित क्रम है इनका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो भाग सूर्य के नजदीक है 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान है। इनकी शेप पृथ्वी के समान होने के कारण इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और 4 जो बाहरी ग्रह है ना, ये आंतरिक है, ये बाहरी है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको जोवियन कहा जाता है। तो जोवियन का मतलब है बृहस्पति के समान। अब बृहस्पति जो है उसके समान। एक चीज यहां कॉमन है साथियों, वो कॉमन बात क्या है कि जो भाग जो ग्रह सूर्य के नजदीक है उसका आकार और घनत्व ज्यादा है, यानी उसका आकार छोटा, घनत्व ज्यादा, और गैस का अभाव है। समझ गए? ये ठोस है। और सूर्य से जो जो अपन दूर बढ़ते हैं ग्रहों की आकृति जो है वो बढ़ती चली जाती है। मंगल अपवाद है भाई। सबसे छोटा बुध, फिर शुक्र, फिर उससे बड़ी पृथ्वी, फिर मंगल आना चाहिए लेकिन मंगल पृथ्वी से छोटा है, ये एक अपवाद है। फिर सबसे बड़ा ग्रह आता है उसका नाम है बृहस्पति। उसके बाद में जो आता है वो है शनि, फिर वापिस छोटा हो गया अरुण, फिर वापिस छोटा हो गया वरुण। तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा नंबर शनि का, और सूर्य के नजदीक बुध, शुक्र है ना, ये सूर्य के सबसे अधिक नजदीक। आकार के अंदर अपवाद मंगल ग्रह जो पृथ्वी से आकार में छोटा है। पृथ्वी मनुष्य की पहुंच अब तक कहां कहां हुई है? तो मनुष्य की पहुंच अब तक मंगल ग्रह पर हुई है, यानी मंगल मिशन में मनुष्य सफल हो चुका है। इसका वातावरण कैसा है, इस पर कौन सी गैसेज है, उसका पता मनुष्य लगा रहा है। और पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, वहां तक भी मनुष्य की पहुंच पहले हो चुकी है क्योंकि चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से बहुत कम है, 3,84,000 किलोमीटर के आसपास में, जो इसे कहे तो काफी कम दूरी मानी जाती है। ठीक है ना। उसके बाद में आता है अगला बिंदु मेरे दोस्तों, तो यह हो गया अपना सौरमंडल। इसमें सूर्य, तारा, 4 पार्थिव ग्रह जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं, 4 जोवियन ग्रह जिनको बाहरी ग्रह कहते हैं। जोवियन ग्रहों का आकार बड़ा है। इसका कारण यह है कि सूर्य की रोशनी यहां बहुत कम पहुंची है।
यहां सूर्य की रोशनी पहुंचने के कारण सौर पवन ने यहाँ की जो जलवाष्प और जो गैस थी उसको उड़ा दिया। इसके कारण ये पदार्थ जो है, ये ग्रह जो है वो ठोस हो गए, आयतन इनका कम हो गया, छोटे हो गए, है ना, और घनत्व बढ़ गया। और जैसे जैसे सूर्य से दूर जाएंगे तो ग्रहों का आयतन जो है वो बढ़ा है। जैसे बृहस्पति और शनि, ये गैसीय है, और इनका जो वातावरण है वो इनकी जो आकार की देखेंगे, इनका जो घनत्व देखेंगे तो उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क का मतलब ये आकार में बड़े हैं, गैसीय ग्रह इनको माना जाता है। तो ये हमारा सौरमंडल। आगे देखते हैं अगला बिंदु, पार्थिव ग्रह। अभी मैंने बता दिया 4 आंतरिक ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, जिनकी संरचना पृथ्वी के समान है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जोवेन ग्रह, अगले जो बाहरी 4 ग्रह है मैंने अभी बता दिया। अंतिम 4 ग्रह जोवेन कहलाते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना, जो बृहस्पति के समान है और घनत्व और गैसीय ग्रह है वो। एक ग्रह जो था 9 ग्रह माना जाते हैं, तो उसमें एक ग्रह जो प्लूटो है, किसी समय में ये ग्रह था, तो उस प्लूटो को अब बोना ग्रह कह दिया गया। कब? अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी के द्वारा एक सम्मेलन हुआ 2006 के अंदर, अगस्त के अंदर, अगस्त 2006, और उसमें यह तय किया गया कि जो प्लूटो है उसको बोना ग्रह माना जाए, क्योंकि यह ग्रह की जो विशेषताएं हैं उसको पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करता। ग्रह की विशेषता क्या होती है साथियों? तो ग्रह का एक निश्चित ऑर्बिट, उसकी कक्षा होती है। दूसरा, एक ग्रह की कक्षा दूसरे ग्रह की कक्षा है, आपस में मिलती नहीं है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं निश्चित परिपथ में। ये सारी जो बातें हैं, वो जो प्लूटो ग्रह है उनको फॉलो नहीं कर रहा था। इस कारण से उसको किस में डाल दिया है? अगस्त 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी सम्मेलन के अंदर इसको बोना ग्रह है या क्षुद्र ग्रह है उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, आगे चलो। ये पार्थिव ग्रहों से बड़े हैं और इनका वायुमंडल हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। किनका? जोवेन का। विशेष प्लूटो को अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अगस्त 2006 में अपनी बैठक में प्लूटो व अन्य खगोलीय पिंड 2000, अन्य कौन सा था, 2003 UB 313 को बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया, क्योंकि ये ग्रह है उसकी विशेषता नहीं बता रहे थे। अब आता है जी चंद्रमा की उत्पत्ति कर दी अपन ने, कि चंद्रमा है उसका उद्भव कैसे हुआ होगा। तो चंद्रमा के उद्भव की बात आती है थोड़ा सा पानी पीने के। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा जिस प्रकार से कि बिग बैंग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ठीक वैसे ही चंद्रमा है वो कैसे उपग्रह बना है देखिए। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला उपग्रह है। एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। सन 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया, किसने? डार्विन ने, कि आरंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। इसका मतलब पृथ्वी से टूटकर ही चंद्रमा अलग हुआ है। यह पिंड डंबल के आकार में परिवर्तित हो गया, क्योंकि जैसे ही सहसंयोजन क्रिया से जो ग्रहाणु बने और ग्रहाणु से ग्रह बने, तब उनका तापमान कहीं ना कहीं ज्यादा था। और शेप किस प्रकार की थी इसकी? पृथ्वी की शेप कुछ इस प्रकार की थी। यह डंबल होता है ऐसा, जो किनारे इसके बड़े होते हैं और मध्य भाग जो होता है वो शंकड़ा होता है। डंबल जानते हो ना आप, बॉडी बनाने वाला, या डमरू कह सकते हैं, डमरू की शेप में। तो यह पिंड डंबल के आकार में परिवर्तित हुआ, अंततः टूट गया। धीरे धीरे मध्य भाग से टूट गया, इसका एक भाग टूट करके इससे अलग हो गया। जो भाग टूटकर अलग हुआ वो इसी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा एक निश्चित परिपथ में, और जो टूटा हुआ भाग था उसी से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, यानी उसी को चंद्रमा माना गया। जिस भाग से ये डंबल का भाग टूटा, जो आज चंद्रमा है, उस जगह पृथ्वी की वो खाली हो गई
उस जगह के अंदर गर्त बना और गर्त में पानी भर गया, और जहां पे आज का प्रशांत महासागर है, यानी जो प्रशांत महासागर है, ये भाग टूटने से चंद्रमा बना। ये पृथ्वी का हिस्सा था, ऐसा माना जाता है चंद्रमा, और इस भाग में आज प्रशांत महासागर हो गया है, क्योंकि ये जो खाली जगह हुई इसमें कालांतर में किस प्रकार से वायुमंडल में जलवाष्प आई। प्रारंभिक तौर पे हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, फिर CO2 का आविर्भाव हुआ, CO2 हुई, विभिन्न प्रकार के पादप उनका उद्भव होता है। सबसे पहले जीव है समुद्रों में पैदा होते हैं, अपन देखेंगे अभी कालक्रम की सारणी में बताऊंगा विस्तार से। और फिर कैसे संघनन प्रारंभ हुआ, कैसे बरसात प्रारंभ हुई, और कैसे ये महासागरों में पानी भर गया, महासागर बने। सब बातें इसके अंदर एडविन हब्बल ने समझाने का प्रयास किया है। दूसरा सिद्धांत वर्तमान वैज्ञानिक की चंद्रमा की उत्पत्ति के लिए बड़े टकराव एक जायंट इंपैक्ट का नतीजा मानते हैं, जिसे द बिग स्प्लेक्ट नाम दिया गया। द बिग स्प्लेक्ट नाम दिया गया, यानी एक बड़ा टकराव। इसमें यह माना गया है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह से एक बड़े आकार का पिंड आकर के टकराया, यानी जो पृथ्वी थी, इस पृथ्वी से एक बड़ा पिंड जो मंगल से 3 गुना, 1 से 3 गुना बड़ा था, दूसरा पिंड यह ईश्वराया पृथ्वी से आकर के दोनों के बीच में विस्फोट यानी टकराया। टकराने से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट गया, और टूट करके इससे ऐसा अलग हो गया। अलग होकर के ये सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। चक्कर के बाद में ये तारा है वो दूर चला गया। इस प्रकार से जो ये पिंड जो चक्कर लगाने लगा, और यही पिंड आगे जाकर के क्या कहलाया, चंद्रमा कहलाया। ये दूसरी धारणा है, एक दूसरा सिद्धांत है। आगे बात हुई, ऐसा माना गया कि मंगल से 1 से 3 गुने आकार का एक पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूट करके अंतरिक्ष में बिखर गया, पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा। यही आज का चंद्रमा है। ऐसा 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ होगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा कब हुआ है? 4.44 अरब वर्ष पहले चंद्रमा की उत्पत्ति हुई होगी। पृथ्वी 4.6 अरब वर्ष पहले की मानी गई है, तो फिर पृथ्वी के बाद में चंद्रमा बना है, तो 4.44 अरब वर्ष पहले ऐसा माना गया है। ये सिर्फ अनुमान है साथियों, क्योंकि परिकल्पना ही है ना। फिर आता है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी तो ग्रह तो बन ही गया ना, चंद्रमा से अलग होकर के पृथ्वी है वो बन गई, लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है पृथ्वी का वो कैसे आया, यानी वर्तमान स्वरूप धीरे धीरे इसमें कब कैसे आया। तो वर्तमान स्वरूप की बात मेरे दोस्तों यहां अपन करेंगे, कैसे पृथ्वी का वर्तमान स्वरूप बना। प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान थी, जिसका वायुमंडल विरल था। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस थी। अब पूछ ले कि प्रारंभिक तौर पे पृथ्वी के ऊपर कौन सी गैसें थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम, ये 2 गैसें से पृथ्वी का वायुमंडल बना हुआ था। तो यही गैसें जो आज का जो सूर्य है, ऐसा माना जाता है सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि किसका भाग है? ब्रह्मांड, जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, जो आद्य पदार्थ पहले से सूर्य मौजूद था या उसी से अन्य ग्रह बने, विद्वान मानते हैं। तो यह हीलियम और हाइड्रोजन का बना हुआ है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पे वायुमंडल में ये गैसेस थी। आज से 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होती है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आज से कितने साल पहले हुई? 460 करोड़ साल पहले जीवन प्रारंभ होता धीरे धीरे। फिर स्थलमंडल कैसे बना? अब पृथ्वी स्थलमंडल बनने के लिए क्या होता है? पृथ्वी ठंडी हुई होगी भाई। पहले पृथ्वी किस प्रकार की थी? गर्म थी। धीरे धीरे पृथ्वी कैसी हुई? ठंडी होने लगी। ठंडी हुई तो ठंडी होने के कारण इसमें क्या है? भारी तत्व है वो अंदर जमा हो गए, फिर उसके ऊपर हल्के, फिर उसके ऊपर हल्के, फिर अंत में सबसे हल्के। आज यही स्वरूप पृथ्वी का है ना। तो भारी पदार्थ पृथ्वी के अंदर है। तो जैसे हम कोई गर्म चीज को ठंडा करते हैं तो पेंदे में वही चीजें बैठती हैं जो भारी होती है। तो पृथ्वी गर्म अवस्था में रही होगी, वीरान थी, गर्म थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडी होती गई तो जो लिक्विड था और जो भारी तत्व था, जैसे फेरियम है, निकिल है, वो धातु पृथ्वी के केंद्र में चले गए और वहां संघनित हो गए, संचित हो गए। और उसके बाद में उससे हल्के पदार्थ बने, फिर उसके बाद में उससे हल्के पदार्थ जमा हो गए। इस प्रकार से पृथ्वी धीरे धीरे ठंडा हो गए से इसमें परतें बन गई। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया, इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप पिघलने और गलने लगा। जो भी ताप ज्यादा उत्पन्न होता है इससे उसमें जो पृथ्वी है वो
उसका जो पदार्थ है वो पिघलने लगा। अधिक ताप के कारण पृथ्वी का आंशिक भाग द्रवावस्था में रह गया। धीरे धीरे हल्के व भारी घनत्व का मिश्रण अलग होना शुरू हो गया, है ना। इसी अलगाव को भारी पदार्थ जैसे लोहा, पृथ्वी, निकिल पृथ्वी के केंद्र में चले गए, और हल्के पदार्थ थे जैसे कि सिलिका, मैग्नीशियम, है ना, सिलिका, एल्यूमिनियम, ये पदार्थ जो हल्के थे वो पृथ्वी के भारी भाग में यानी सतह की ओर आ गए, और भारी तत्व है पृथ्वी के केंद्र में अंदर चले गए। अपने पृथ्वी आंतरिक संरचना पढ़ी है ना, स्वेस के अनुसार जो भारी तत्व नीफे, है ना, निकिल और फेरियम, सियाल सबसे ऊपरी भाग, सिलिका एल्यूमिनियम सबसे हल्का पदार्थ, मध्यवर्ती भाग सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। तो इस प्रकार से भारी तत्व है अंदर की ओर पाए जाते हैं, हल्के तत्व है बाहर की ओर पाए जाते हैं। विभेदन कहा गया इसको। हल्के व भारी पदार्थ पृथक होने की जो क्रिया उसको क्या नाम दिया गया, विभेदन किसे कहते हैं। तो विभेद होना, भारी तत्वों का अंदर जाना, हल्के पदार्थ है उसका ऊपर की ओर संचित हो जाना, क्या कहलाया साथियों, विभेदन कहलाया। चंद्रमा की उत्पत्ति के समय दूसरी बार विभेदन प्रारंभ हुआ, क्योंकि 4.44 अरब वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर एक प्रकार से कहे तो दूसरा मंगल के से 1 से 3 गुना आकार का बड़ा पिंड आकर के टकराया है, उसका तापमान दोबारा बढ़ा होगा, दोबारा बढ़ने से पृथ्वी की भाई घर्षण हुआ तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ऊष्मा उत्पन्न होने से पृथ्वी एक पिंड टूटा होगा, टूटने के बाद में पृथ्वी बहुत गर्म हो गई होगी, और गर्म होने के बाद में धीरे धीरे पुनः कालांतर में ठंडी हुई होगी, तो उसमें विभेदन की दोबारा प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, और उस प्रक्रिया में भी भारी पदार्थ अंदर बैठे होंगे, हल्के पदार्थ बाहर रह गए होंगे। भाई दूसरी अवस्था हो सकती है ना। इस समय पृथ्वी अनेक परतों का निर्माण हुआ, जैसे कि भूपर्पटी, प्रावार और क्रोड, ये दूसरी अवस्था में बना है हबल के अनुसार। मान रहे हो बात को, मान लेना। फिर वायुमंडल कैसे बन गया भाई, तो प्रारंभिक तौर पे पृथ्वी के वायुमंडल में वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग का मतलब क्यों होता है। आज के वायुमंडल में क्या है, सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%, उसके बाद में ऑक्सीजन, तो लगभग ऑक्सीजन कितने परसेंट है, अपन कह सकते हैं कि 21% के आसपास में। उसके बाद में ऑर्गन, तो लगभग 0.3% के आसपास में। उसके बाद में CO2, तो लगभग 0.3% के आसपास में। तो 99% गैसेज तो यही है। तो सर्वाधिक योगदान किसका है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो इन गैसों से ही हमारा जो वायुमंडल है उसका निर्माण हुआ है। आज के समय की बात करें तो पहले क्या था, पहले तो हीलियम और हाइड्रोजन थी। वायुमंडल का विकास 3 अवस्थाएं बताई है। कितनी बताई है, 3 अवस्था। देखो सबसे पहले आदिकालीन गैसों का ह्रास। आदिकालीन गैसें कौन सी थी, तो आदिकालीन गैसों का ह्रास तो हीलियम और एक हाइड्रोजन, ये गैसें प्रारंभिक तौर पे थी। तो इन सबसे पहले इनमें क्या आई है, कमी आई है। ठीक है, एक अनुमान है, आते हुए तो किसने देखा भाई, एक अनुमान है कि आई होगी। दूसरी अवस्था पृथ्वी के भीतर से क्या निकला, भाप और जलवाष्प निकली वायुमंडल के अंदर। पृथ्वी के अंदर से जैसे ठंडी हुई तो जलवाष्प थी, वो भाप थी, वो कहाँ आ गई, बाहर की ओर आ गई, है ना, जलवाष्प। अब वायुमंडल में जलवाष्प हो गई, कहाँ हो गई है, वायुमंडल, क्योंकि कहां से निकली है, पृथ्वी के केंद्र से। केंद्र से जलवाष्प बाहर की ओर निकल गई और वायुमंडल में फैल गई। तो इस भाप और जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में अपना योगदान दिया मेरे दोस्तों। इस समय वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन और अमोनिया अधिक थी। अब प्रारंभिक तौर पे जब वायुमंडल का विकास प्रारंभ हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, अंदर से जलवाष्प और भाप बाहर निकली। इस ज्वालामुखी विद्गार के कारण भी हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म आज भी है, पहले ही रही होगी। तो अंदर गैस से दबाव के कारण उसमें जगह जगह विस्फोट हुआ होगा, और उस विस्फोट के तहत ये पदार्थ बाहर आए होंगे। आज भी ज्वालामुखी उद्गार के तहत पृथ्वी के आंतरिक भाग से जलवाष्प है, चट्टानों के अवशेष है, जल खंडाश्मी है ना, काफी पदार्थ जो है वो काफी बाहर आते हैं। और उस समय नाइट्रोजन के यौगिक आते हैं, सल्फर के यौगिक आते हैं, आज भी आते हैं। तो उस समय वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन रही होगी, जलवाष्प रही होगी, CO2 रही होगी, मीथेन CH4 रही होगी, और अमोनिया रही होगी। ये गैसेज उस समय के वायुमंडल में रही होगी। यह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर से गैस और जलवाष्प बाहर आई, उसको गैस उत्सर्जन नाम दे दिया। गैस उत्सर्जन, डीगैसिंग, है ना। तो गैस पृथ्वी के अंदर से बाहर आई, डीगैसिंग, है ना, गैस उत्सर्जन नाम दे दिया उसका।
ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ी, मैंने कहा ना भी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा, क्योंकि पृथ्वी अंदर से गर्म है तो उसमें हीटिंग तो थी ना भाई, तो प्रेशर तो गैस का था ही, और ज्वालामुखी उद्गार हुआ होगा, अंदर से प्रेशर लगेगे और बाहर जो मलबा है या लावा है जो मैग्मा बाहर आया होगा और उसके तहत जलवाष्प और गैस वायुमंडल में निश्चित हुई होगी, ऐसा माना गया है। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन प्रारंभ हो गया होगा, और जैसे जैसे ठंडी हुई तो ये जलवाष्प जैसे वायुमंडल में आई ये संघनित हो गई होगी, संघनित होने से बादल बने होंगे और बादल बनने से वर्षा हुई होगी। क्या हुई होगी? वर्षा हुई। कौन कहता है? हब्बल कहता है। वर्षा का जल है वो धीरे धीरे कहाँ? गर्तों में इकट्ठा हो गया होगा, और गर्तों में इकट्ठा होने से महासागर बने। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ सालों के दौरान हुआ। पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ सालों के दौरान ऐसा हुआ होगा। इसका मतलब 460 करोड़ साल पहले पृथ्वी है जो है उसका उद्भव, 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का जो उद्भव होता है, इसका मतलब 4 अरब वर्ष पहले महासागर बने होंगे, यानी महासागर 400 साल पुराने हैं, है ना। तो ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के 50 करोड़ सालों में हुआ होगा। तो प्रारंभिक 50 करोड़ सालों में 400 नहीं है, ये तो थोड़ा सा मिस 400 करोड़ कह सकते हैं इसमें। 400 करोड़ साल पुराने है महासागर, ऐसा होगा ना। 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास पृथ्वी पर आरंभ हुआ होगा। तो पृथ्वी पर जीवन, उसके बाद में जैसे महासागर आ गया, संघनन हो गया, वर्षा शुरू हो गई, वायुमंडल में गैसेज आ गई है, तब पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ है। अब जीवन कब से शुरू होता है? 380 करोड़ साल पहले। 380 करोड़ साल पहले। यहाँ 400 करोड़ साल पढ़ना भाई, ठीक है ना, 400 करोड़ साल पढ़ना। तो 380 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन आरंभ हो जाता है हबल के अनुसार। तीसरी अवस्था के अंदर है लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आरंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण तीसरी अवस्था में होता है 250 से 300 करोड़ साल पहले। वायुमंडल की संरचना में जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण ने संशोधित कर दिया और ऑक्सीजन की वृद्धि कर दी। अब प्रकाश संश्लेषण की बात की है 250 से 300 करोड़ साल पहले। प्रकाश संश्लेषण पता ना वो क्या होता है? सूर्य का जब प्रकाश है उसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? इनकी पत्तियां जो है भोजन बनाती हैं। भोजन के तहत क्या करती है? सूर्य के प्रकाश में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको ये लेती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको तोड़ती है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन में। कार्बन जो है उसको पेड़ है अपने लिए यूज कर लेते हैं भोजन के रूप में, ऑक्सीजन है उसको बाहर वायुमंडल में निःसृत कर देते हैं। क्या करते हैं? निःसृत कर देते हैं। और ये वायुमंडल के अंदर क्या जाती है? ऑक्सीजन। इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ पौधे हैं हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 250 से 300 करोड़ साल पहले हुई होगी। तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बाद में वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ी होगी? किसकी बढ़ी है मेरे साथियों? ऑक्सीजन की। किसकी बढ़ी है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी होगी। उसके बाद में इस पर जीवन उद्भव हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन का विकास है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया मानते हैं। जीवन कैसे पैदा हुआ, जीवन कैसे उद्भव हुआ, ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया रही होगी, है ना। सबसे पहले पृथ्वी पर क्या बने? जैव कार्बनिक अणु बने, यानी जटिल जैव कार्बनिक अणु बने सबसे पहले, उनका समूहन हुआ। पहले कार्बनिक अणु बने फिर उनका समूहन हुआ। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शेल में पाए जाने वाले संरचना आज के शैवाल से मिलती जुलती है, और इसका पता 300 करोड़ साल पहले की है। ये पैसा कैसे लगा आपने? तो C14 जो पद्धति है, कार्बन 14 पद्धति है, कालक्रम निर्धारण की, प्राचीन शेलों की आयु, वनस्पतियों की आयु ज्ञात करने की जो पद्धति, उसके आधार पर वर्तमान विज्ञान आगे बढ़ रहे ना भाई। उस विज्ञान की प्रोग्रेस के कारण संभव हुआ है कि प्राचीन शेलों की आयु भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उस समय की भूगर्भिक शेल में पाए जाने वाली जो संरचनाएं अपन देखते हैं, तो वर्तमान जो अपना ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, शैवाल जिसको कहा जाता है, उसी से मिलती जुलती संरचना है ना। तो ये प्रमाण हमें साबित करता है कि हो सकता है कि उस समय भी यह वनस्पति है, उसकी उत्पत्ति शैवाल के रूप में सबसे पहले हुई होगी।
अब आती है अपने पास में वो सारणी, भूवैज्ञानिक कालक्रम सारणी। 5 बिंदु यहां दिए गए। सबसे पहले ईयान, सबसे बड़ा कालक्रम, फिर महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग, फिर आयु आधुनिक वर्ष से पहले, फिर जीवन की मुख्य घटनाएं कौन कौन सी हुई है वो। ठीक है, अब आज से चलें या पहले से आए? पहले से बैग चलें क्या? शुरू से आते हैं अपन। देखो यहां से चलते हैं। पृथ्वी के उद्भव से अपन आए हैं तो वापिस उद्भव से चले ना, जीवन पर आए हैं। सबसे पहले बिग बैंग की घटना होती है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई, माना था अपन ने। उसके बाद में सुपरनोवा एक घटना होती है ना, तो वो होती है 12 अरब वर्ष पहले, और इस सुपरनोवा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मतलब सारणी कहती है सुपरनोवा जो घटना है वो। उसके बाद में तारों की उत्पत्ति की बात अपन करते हैं, तो ये सारा तारों की उत्पत्ति से लेकर के जो बिग बैंग की घटना है वो 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। ये महाकल्प है। 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले। 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई। 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना हुई, एक बड़ा विस्फोट हुआ। अभी विस्तार से अपन ने चर्चा की है। सारणी देखनी है अपने को। और गुड़िया बाद में बात करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चिंता क्यों करती है गुड़िया? करिए सब्सक्राइब कर लो भाई सर्व क्लासेज को, ताकि कुछ सीख जाओ। फिर अपन चलते हैं जो कल्प है उसमें चलते हैं। हेडियन, आद्य महाकल्प और प्रागजीव, ये तीनों है वो है पूर्व कैम्ब्रियन 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ पूर्व की घटना। यानी पूर्व कैम्ब्रियन काल जो है वो, यानी कैम्ब्रियन काल से पहले का समय, यानी 57 करोड़ से 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले की जो घटना है इसमें शामिल की गई है। अब इसमें क्या कहा गया मेरे दोस्तों? इसमें कहा गया कि 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले जो पृथ्वी हमारी है उस पर कई जोड़ों वाले जीव, तो हम तो बेग से चल लेना, तो 3.8 अरब वर्ष से लेकर के 4.8 अरब वर्ष पहले कौन सी घटना हुई है? अभी अपन ने पढ़ा था। इस समय महाद्वीप और महासागर का निर्माण, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ी है। प्रारंभ में CO2 की मात्रा अधिक थी, फिर जलवाष्प अंदर से बाहर निकली, फिर संघनन प्रारंभ हुआ, फिर बादल बने, बादलों से वर्षा हुई, वर्षा जो है गर्तों में पानी भरा, महासागर बने। ऐसा 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले हुआ, ऐसा अपन ने पढ़ा। फिर है 2.5 अरब वर्ष से 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर ब्लू ग्रीन शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन शैवाल एक कोशिकीय जीवाणु, उनका उद्भव हुआ 2.5 से 3.8 अरब वर्ष पहले, ऐसा अनुमान है। फिर है कि 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ साल पहले कई जोड़ों वाले जीव पैदा हो गए। तो सबसे पहले पैदा होने वाला जीव कौन सा था? ब्लू ग्रीन शैवाल, जो कार्बन C 14 पत्ती जो है उसके बेस पे हमने इसकी आयु ज्ञात करने का प्रयास भी किया हमारे वैज्ञानिकों ने। फिर आता है अगला कालक्रम पूरा जीव, यानी 24.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष पहले है। इसे महाकल्प को पूरा जीव कहा गया। इसमें जो महाकल्प जो था उसमें जो कल्प है वो है परमियन, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, सिल्रियन, ओर्डोविशियन और कैम्ब्रियन काल। अब कैम्ब्रियन काल जो है उसका कालक्रम है 50.5 से 57 करोड़ साल पहले कैम्ब्रियन काल था। 50.5 से 57 करोड़ साल पहले की घटना है प्री कैम्ब्रियन काल की मानी जाती है। तो कैम्ब्रियन काल में जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए। ओर्डोविशियन काल जो है वो 43.8 से 50.5 करोड़ साल पहले इस पहली मछली आई, पहले बिना रीढ़ की, उससे पहले शैवाल आए। 40.8 से 43.8 करोड़ साल पहले स्थल पर जीवन, पौधों के रूप में सबसे पहले पौधा आया स्थल के ऊपर। सबसे पहले पानी में जीव आया था, लेकिन स्थल पर सबसे पहले क्या आया? पौधा आया। फिर डेवोनियन काल के अंदर 36 से 40.8 करोड़ साल पहले स्थल और जल पर रहने वाले जीव आ गए, धीरे धीरे दोनों वाले जीव आ गए।
फिर कार्बोनिफेरस काल जो है, जिस समय पेंजिया का विभाजन होता है विग्नर के अनुसार, उसमें 28.6 से 36 करोड़ साल पहले की बात है। तो पहले रेंगने वाले रीढ़ की हड्डी वाले जीव आए और जिस समय पेंजिया का विभाजन होता है। परमियन काल में 24.5 से 28.6 करोड़ साल पहले रेंगने वाले जीवों की अधिकता आ गई। अब यहां देखो थोड़ा सा, जो कल्प हमारे यहां दे रखे हैं, यान, महाकल्प और कल्प। तो महाकल्प पूरा जीव, और पूरा जीव को विश्व में कल्पों में बांटा है। तो कैम्ब्रियन पुराना है, उसके बाद में ऑर्डोविशियन आया, है ना, उसके बाद में सिलिरियन आया, फिर डेवोनियन आया, उसके बाद में कार्बोनिफेरस, और फिर परमियन आया, है ना। तो फिर परमियन आया। तो ये इनका कालक्रम है। इस समय ये जीव जो है प्रमुख घटनाएं हुई, ये जीव है वो पैदा हुई है। फिर आता है महाकल्प के अंदर मध्य जीवी 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ साल पहले। इसको 3 कल्पों में बांटा है, क्रिटेशियस, जुरेसिक और ट्रियासिक। ट्रियासिक जो काल है वो 20.8 करोड़ से 24.8 करोड़ साल पहले है। तो ट्रियासिक काल में मछली आ गई थी, मेंढक और समुद्री कछुआ आ गया। सॉरी, मछली तो पहले आ गई, मेंढक आ गया और समुद्री कछुआ आ गया। जुरेसिक काल में 14.5 से 20.8 करोड़ साल पहले डायनासोर आ गया, जो सबसे बड़ा जीव माना जाता है पृथ्वी पर। और फिर क्रिटेशियस काल के अंदर 6.5 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले डायनासोर विलुप्त हो गया। तो इसका मतलब डायनासोर का काल जुरेसिक था, और जुरेसिक से क्रिटेशियस में आते आते डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो जाती है। यानी 14.5 करोड़ से 20.5 करोड़ 8 करोड़ वर्ष पूर्व डायनासोर का युग था। लेकिन अगले 6.5 करोड़ तक यदि अपन पहुंचते हैं, वहां तक ये डायनासोर है, इसकी प्रजाति लैप्स हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। अब आ जाते हैं अपन नए वाले युग में। सबसे बड़ा ईयान, जिसकी चर्चा अपन ने कर ली। फिर महाकल्प, कल्प युग। अब आता है महाकल्प। इसमें नवजीवन आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले नवजीवन के रूप में महाकल्प को नाम दिया नवजीवन। इसमें कल्प आ गए चतुर्थ कल्प और तृतीय कल्प, चतुर्थ और तृतीय कल्प। सबसे पहले तृतीय कल्प की बात करते हैं। उसमें युग बनाए गए हैं अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन, आदिनूतन और पुरानूतन। 6 युग बनाए गए हैं। चतुर्थ कल्प में 2 युग है, अभिनव और अत्यंत नूतन। अब घटनाएं कौन सी हुई इस समय, इनका समय निर्धारण क्या है। तो पुरानूतन जो युग है वो 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले का है। इस समय छोटे स्तनपायी जीव आ गए, छोटे स्तनपायी जीव आज से 5.7 करोड़ से 6.5 करोड़ साल पहले। आदिनूतन जो है वो 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ साल पहले घटना है। इसके बाद खरगोश कब आता है, खरगोश आदिनूतन काल में युग में आता है, आदिनूतन युग के अंदर। फिर आदिनूतन में 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ साल पहले मनुष्य के समान वनमानुष आया। तो वनमानुष किस युग का है, आदिनूतन युग का है वनमानुष। खरगोश किसका है, आदिनूतन युग का है। फिर अल्प नूतन 50 लाख से 2.4 करोड़ साल पहले। तो वनमानुष और फूल वाले पौधे और वृक्ष आ गए। और अति नूतन जो है 20 लाख से 50 लाख में आरंभिक मनुष्य के पूर्वज माने गए हैं। तो आरंभिक मनुष्य, जो मनुष्य आदिम था, उसके पूर्वज आज से 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व के माने जाते हैं, एक अनुमान के अनुसार। अब आ जाओ वर्तमान समय में। वर्तमान जो चतुर्थ कल्प चल रहा है वर्तमान में, इसमें युग अत्यंत नूतन, और अत्यंत नूतन युग है वो 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व है। तो अत्यंत नूतन युग में आदिमानव था हमारा, जिसको होमोसेपियन प्रजाति क्या कहा गया, होमोसेपियन, होमोसेपियंस। हमारा आदिमानव होमोसेपियन प्रजाति से बिलोंग करता है। तो अत्यंत नूतन युग में था मनुष्य का आदिमानव, चतुर्थ कल्प में हुआ है होमोसेपियन 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व है। फिर अभिनव जो युग है वो है आज से स्टार्ट कर ले 0 से 1,000 वर्ष पूर्व तक। इसमें आधुनिक मानव,
वर्तमान जो मानव का स्वरूप, जैसे हम खड़े हैं, आप खड़े हो, 0 से लेकर के 1000 वर्ष पूर्व की बात करें तो आधुनिक मानव है, और इसको अपन अभिनव युग कहते हैं। और अभिनव युग में आज का मनुष्य है, अत्यंत नूतन के अंदर हमारा होमोसेपियन है। तो हमारा होमोसेपियन कब का है? अत्यंत नूतन का है। और कल्प कौन सा चल रहा है? इसमें चतुर्थ कल्प चल रहा है। महाकल्प कौन सा चल रहा है? तो नवजीवन के रूप में इसको जाना जाता है, नवजीवन महाकल्प चल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से प्रमुख घटनाएं इतिहास के अंदर हुई है। और एक अनुमान के अनुसार, एडविन के हबल के अनुमान के अनुसार, किस प्रकार से पृथ्वी पर कब कब कौन कौन सी घटनाएं कैसे कैसे हुई, इसको एडविन हबल ने भरपूर कोशिश की है समझाने का, बहुत शानदार प्रयास किया है। और वास्तव में आपके समझ में भी मेरे हिसाब से आया होगा, और अब आप समझ ही गए होंगे। प्रयास करेंगे तो और समझ जाएंगे। इससे बेहतर क्लास और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों, है ना। और सभी साथी है, आशा करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आए तो शेयर भी करेंगे, अन्य साथियों तक पहुँचाएंगे, इसका लाभ भी लेंगे। और अपना स्टूडेंट कह रहा है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, तो सब्सक्राइब करना। साथ साथ में ये भूल गई, ये कह रही है कि इसको शेयर भी करना, और ये कह रही कि आप बेल आइकन जो घंटी वाला है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिस आ जाए। किसके माध्यम से? सर्वा क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस आवर क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। पृथ्वी की उत्पत्ति हमारी ओर से कंप्लीट हो जाती है, और अगली क्लास होगी, इसमें अपन देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो अपने डाल दी विस्तार से क्लास। अब बची है पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूआकृतिक प्रक्रिया है, उस पर चर्चा करेंगे अपन। तो जरूर आप जुड़े, और पुनः उन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को विराम देते हैं। साथियों, मेहनत करनी पड़ती है कि यूं ही नहीं बनता, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आशियाना, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यदि अपन मेहनत थोड़ी मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अपने पास में ज्ञान का एक महासागर हो जाएगा मेरे साथियों। तो ज़रूर कोशिश करें, क्लास को आगे बढ़ाएं, अन्य साथियों तक शेयर करें और क्लास का लाभ लें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत, जय साहिब की। थैंक यू।